नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 13 फरवरी 2026 को ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की विभिन्न याचिकाओं में सुनवाई होने जा रही है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता जी की बेंच पर। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं कौन कौन से केस एक साथ लगे हुए हैं और कौन से केस की स्थिति किस आधार पर है। साथियों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता एनसीटी की न्यूनतम क्वालिफिकेशन प्राप्त अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक बन सकता है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के मानकों के अनुसार आरटी एक्ट 2009 में प्रावधान किया गया था, जिस प्रावधान को पहले 5 साल के लिए बढ़ाया गया था, फिर 4 साल के लिए फिर बढ़ाया गया, तो कुल मिलाकर के 9 साल तक के लिए बढ़ाया गया था। और जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एनसीटी के द्वारा एक पक्ष रखा जाता है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन होगा तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसमें संशोधन होगा। तो साथियों, आप सभी लोगों को मालूम होगा, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पूर्व में भी एनआईवस डीएलएड के माध्यम से ब्रिज कोर्स कराने के संबंध में भारत की संसद से कानून बनाया गया है। आप सभी लोगों को पता है, हमारा जो भारत का संविधान है वो लचीला है, उसमें धाराएं जोड़ी जा सकती हैं, नियम जोड़े जा सकते हैं, कानून संबंधी जितनी भी धाराएं हैं वो जोड़ी जा सकते हैं, इसलिए इसे लचीला कानून कहा जा सकता है। और दूसरी बात है, इसमें जो है संशोधन कब किया गया और कितना खर्चा आया, ये पार्लियामेंट का आप लोगों ने जो भी विधेयक लाया गया पार्लियामेंट में, वो आप लोगों के अंक पत्र में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो तत्कालीन जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर जी के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, लगभग जो है कि पहले निम्न सदन में, फिर उच्च सदन में, फिर राष्ट्रपति से पास होकर के ये कानून बना और उसके बाद क्वालिफिकेशन को लेट डाउन की गई 10 अगस्त को। आप लोगों ने पता है 17 अक्टूबर 2017 को मिनिमम क्वालिफिकेशन का जो विधेयक आया, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, जो कि 9 अप्रैल 2010 के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 35 के सेक्शन 38 को जोड़ते हुए बनाया गया है। तो बहुत सारे साथी इस कानून को जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर से देख लें। तो साथियों, ये तो रही बात कानून बनाने के संबंध में। अब बात आती है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन नहीं किया जा सकता है और यह एनसीटी का एक तथ्य है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में आप लोगों ने देखा होगा 20 फरवरी 2017 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का वो गजट नोटिफिकेशन जो बुधवार 2017 को 20 फरवरी 2017 को प्रकाशित हुआ और जिसमें 9 अप्रैल 2010 के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की सभी धाराओं का उल्लेख करते हुए ये संशोधन प्रथम और आखिरी बार किया गया। जब ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून भारत में बना, तो उस कानून को बनने के बाद 23(1) में परिवर्तन कब हुआ, ये आप सभी लोगों को पता है। उसमें सेक्शन 38 क्या कहता है, ये आप सभी लोग बढ़िया करके देख लें। तो यहीं पर से रिलेटेड होता है। गोविंद जी और मेरी बात हो चुकी है, गोविंद जी और हमने जो है कि पॉइंट वाइज सर्च की। देखिए, हम हमेशा तथ्यों की बात करते हैं और जहां तक मैं आप लोगों को बताता हूं कि मैं हमेशा चिंतन करता हूं, चिंतन के विषय पर ही बात करता हूं। इसमें कोई भी साथी को शायद मुझ पर मेरी बातों पर डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें राणा जी देखते हैं, गोविंद जी देखते हैं, अधिकतर बातें होती, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट संबंधी चीज़ें होती तो गोविंद जी से ही कहता हूँ, क्योंकि उन लैपटॉप के माध्यम से इसको सर्च करो, ये चीज़ें देखो।
बाकी देखिए हर किसी के तर्कश में कमान जो है कि कमान होती है, तो तर्कश में तीर तो रहते हैं। तीर कोई भी छोड़ सकता है, अच्छा छोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम उनका विरोध भी नहीं करें। भैया आपके तर्कश में तीर है तो आप छोड़िएगा जरूर, क्योंकि अगर जिसके पास और अच्छी बेहतर कला होगी या विद्या होगी उस चीज की, तो वो जो है कि अपने जो है कि विद्या में निपुण होगा, तो वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को भेद सकता है। और लक्ष्य भेदने के लिए हम तैयार हैं, और हम आ रहे हैं लक्ष्य भेदते हुए, और लक्ष्य को भेदते हुए आपके सामने में। क्योंकि देखिए लक्ष्य, अगर लक्ष्य आपको नहीं, लक्ष्य आप लोगों को पता लग गया, जो भी हमारे अपोजिट है, कि ये लक्ष्य के नजदीक है और ये कभी भी लक्ष्य को भेद सकते हैं, तो इसलिए आप लोगों को डर भी लग रहा है, और डर लगना जायज भी है, क्योंकि आपके पास इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आपके पास तोड़ होता तो निश्चित रूप से आप कहते कि हमारे पास तोड़। बेशक मैं आज भी ये चीज कह रहा हूं, कि आज भी अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं, बेशक हमारे लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन आपके पास तोड़ कुछ नहीं होता। मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, सरकार भी हमारे अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन आपके पास 8 अप्रैल को जो प्रावधान किया गया, उस प्रावधान का तोड़ होना चाहिए। तभी या तो नए सिरे से कानून बनेगा, तो हमारे पास शिक्षा मित्रों का ऑलरेडी जो इस नियम के तहत वो आज भी जारी है, तो वो नियम भी आज 2026 में भी उत्तराखंड प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली का है, कि जो आज भी लागू है। तो साथियों आइए बात करते हैं सुभाष चंद्रा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का 47 नंबर पे केस लगा हुआ है। रूपाली शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल 47.1, गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 47.2। तो ये 3 केस ऑलरेडी बन चुके हैं। अब रही बात ममता पाल वाले केस की बात है। ममता पाल वाले केस में देखिए सबसे बड़ी चीज है कि मैं ममता पाल वाले केस में जितने भी उनके पिटिशनर हैं, मेरे ख्याल से 19 पिटिशनर है, 19 पिटिशनरों से एक ही निवेदन करूंगा। एक निवेदन ये करता हूं कि सभी साथी हमारे अपने ही हैं और कहीं बाहर के नहीं हैं, सब अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। निश्चित रूप से आप लोगों ने जो भी किया वो अच्छा किया, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए सबको हक है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना। लेकिन आपसे एक ही निवेदन करता हूं, इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि क्या आपने अपनी जो रिट पिटीशन बनी है या जो SLP आपकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी है, उसकी प्रियर और ग्राउंड पढ़े हैं। देखिए बहुत सारे साथी आपके हवा में कह रहे हैं कि हमने ग्राउंड पढ़ के हमारे एडवोकेट ने समझा लिए। मैं आप लोगों से ईमानदारी के साथ कहता हूं कि एक बार अपने प्रियर के ग्राउंड्स पढ़ लीजिए। देखिए ऐसा न हो कि जो 8 अप्रैल 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट से पारित ब्रिज कोर्स का आदेश है, उस आदेश के आधार पर आप लोगों ने नए नोटिफिकेशन जो NCT से जारी है उसकी कॉपी लगा रखा है। वो कॉपी अगर लगा रखी है तो वो निश्चित रूप से कहीं तक हमारे फेवर में नहीं है। आपके फेवर में नहीं कह रहा हूं, हमारे फेवर में नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं 8 अप्रैल 2010 की बात कर रहा हूं और आप लोग NCT की गजट नोटिफिकेशन 2018 की बात करें। तो यहां पर देखिए 8 साल का डिफरेंट तो यही चीज दिख रहा है। दूसरी चीज, जैसा कि आपके साथियों से मेरी बात हुई है तो उन लोगों ने यही कहा कि सर हमने सिर्फ यही चाहा कि 169 लोगों को इंटरिम रिलीफ मिली है तो हमको भी मिलना चाहिए, हम भी ब्रिज कोर्स से ही प्रशिक्षित हैं, जो मार्कशीट आपके पास है वही मार्कशीट हमारे पास भी है। तो देखिए सबसे पढ़ने की चीज होती है कि एक UPSC का एग्जाम होता है, तो UPSC एग्जाम में देखिए फाउंडेशन स्तर पर काम करना पड़ता है, रूट पे काम करना पड़ता है। इसलिए जो है कि चीज़ें रूट से निकल करके आती हैं, सिरे से निकल कर, टॉप से निकल करके नहीं आती। तो इसलिए हमें रूट में सभी जो है कि मेन रूट पे जाना होगा, एरियल रूट पे जाना होगा और ब्रांचियल रूट पे जाना होगा। देखिए आप टैप रूट होता है, ब्रांचियल रूट होता है और ठीक है टेप रूट भी, आपको एरियल रूट भी होता है। आप लोगों को हवा में भी लटकती हुई एरियल रूट भी आप लोग जानते हैं। तो इसलिए जो है हमें जो सारी चीज़ें ब्रांचियल रूट, टैप रूट और एरियल रूट,
इन सभी रूपों को देखते हुए काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम कह रहा हूँ, संक्षिप्त कह रहा हूँ, आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो साथियों, ममता पाल वाला जो केस की बात कर रहा हूँ, ममता पाल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का ये केस है। ये केस की स्थिति अभी तक देखिए, जिस तरीके से जो स्टेटस दिखा रहा है उसमें जो है कि ये 53 नंबर पे लगा हुआ है। अब देखिए, सुनवाई एक साथ होती है या अलग होती है, ये थोड़ी सी चीज़ें हमको समझने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। आपके पास भी एक दिन का समय और है, आज 11 तारीख है, कल 12 है, 13 तारीख को ये केस लगने वाला है। तो इसलिए जो है कि मैं आप सभी साथियों से, जितने भी 19 लोग हैं हमारे साथी हैं, तो उन साथियों से यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप अपनी रिट पिटीशन के ग्राउंड या SLP के ग्राउंड को जरूर पढ़ लें। प्रत्येक जो है कि अगर वो अंग्रेजी में लिखा है तो उसका हिंदी भी ट्रांसलेट करना, हिंदी में उसको समझ लें कि आखिर है क्या चीज़। बेहतर यह है कि मैं ये चीज़ भी मानता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है कि कोर्ट की भाषा समझ में नहीं आते, क्योंकि हम लोग कोर्ट के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हैं, इसलिए आप चीज़ों को समझने लगे हैं। शुरुआत में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन चीज़ें सही और गलत बेहतर तरीके से समझते हैं। बाकी आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आज तक की जितने भी कोर्ट से संबंधित जो भी बातें मैं कहता हूँ कि कहाँ हमारा केस जा रहा है, किस दिशा में कौन सा केस जाएगा, उसमें सारी बातें लगभग सही हुई हैं। तो पहली बार जो है कि मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि हो सकता है कि मेरी बात झुठलाई जाए, अच्छा है आपके फेवर में चीज़ें हों, हमारे फेवर में चीज़ें हों, तो बेहतर हों कि चीज़ें फेवरेबल हो जाए। तो उसके लिए देखिए, प्रयास सबको करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, हमको भी करना पड़ेगा। उसमें इफेक्ट और नॉन इफेक्ट सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, कहाँ से कौन सी चीज़ें हमारे लिए प्रभावी हैं और कहाँ से हमारे लिए नॉन इफेक्टिव है। कि हमें किसी भी चीज़ को अगर एक दूसरे के कारण इफेक्ट हो गए तो कहीं न कहीं हमारी बुनियाद कमज़ोर होगी, हमारी कमियां सामने जो विपक्ष के सामने आएंगी। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि विपक्ष इस समय जो है कि हमारे लिए हावी हो रहा है, उनके तीवर थोड़े से तेज हो रहे हैं, और क्यों हो रहे हैं ये बेहतर ढंग से आप लोग जानते हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।